सफलता पर केंद्रित रहें। ज़्यादातर लोग अपने जीवन का उद्देश्य और सही नौकरी या काम जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो यह भी नहीं बता पाते कि किसी तरह की नौकरी उन्हें पसंद आएगी या वे कैसा काम करना पसंद करेंगे। हर किसी को जीवन में इस पहेली का सामना करना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता। हमें भी अपने काम में हुनर, योग्यता व निपुणता पैदा करनी पड़ती है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसी में जीवन का अर्थ व उद्देश्य तलाशें। अगर आप अपने वर्तमान पद या नौकरी से बिल्कुल बेजार हैं तो नई नौकरी खोजने में भी कोई बुराई नहीं है। भारत में सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति से घृणा छिपी नहीं है। युवा वर्ग इस विषय में पीठ पीछे या खुलेआम इस बारे में कहता है। जब मैं सन 1961 में आईपीएस में भर्ती हुआ तो सब कहने लगे कि मैं तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, क्योंकि मैं 4 वर्षों यानी 1965 में ही जिला पुलिस अधिकारी बन गया था। पद में मुझसे छोटे लेकिन आयु में बड़े पुराने पुलिस अधिकारियों को 25 साल के नौजवान को सलाम ठोकना पड़ता था। केवल उनसे ज़्यादा मेहनत करके और अपने काम को अच्छी तरह से करके ही मैं उनकी घृणा से बच सकता था। जहाँ तक मेरा सवाल था, मैं उसी पद से संतुष्ट नहीं हो गया था। मुझे तो बहुत आगे जाना था। मुझे अपने रवैये में बदलाव लाकर अपनी नौकरी में अर्थ व प्रेरणा खोजनी थी। मेरे बैचमेट व साथी सदा आईपीएस की तुलना दूसरी सर्विसों से करते रहते थे और बड़बड़ाते रहते थे। उनमें से कुछ की शिकायतें थी कि वे गलती से इस लाइन में आ गए। उन्हें तो बहुत आगे जाना था। वे अपने काम को पूरे दिल और लगन से नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें इस नौकरी से खास उम्मीदें भी नहीं थी और उन्हें ज़्यादा मिला भी नहीं। वे उन लोगों के साथी बन गए जो केवल समय बिताने आते थे। बड़े अधिकारी भी जान गए थे कि ऐसे अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी वाला पद या काम नहीं सौंपा जा सकता। किसी अच्छी घटना के घटने की प्रतीक्षा में वे भूल गए कि अपनी वर्तमान नौकरी को अच्छी तरह से करना उनके लिए क्या मायने रखता था, क्योंकि उसी के बल पे वे ऊंचाइयों तक जा सकते थे। यदि आप कोई खास और सार्थक काम करना चाहते हैं तो अपने वर्तमान समय को पूरी ईमानदारी से करें। कभी भी कोई काम, बॉस, नौकरी या माहौल अपने आप में संपूर्ण व आदर्श नहीं होता। यह सभी पहलू व मुद्दे दूसरों के हाथ होते हैं। आप केवल इनकी ओर संकेत भर कर सकते हैं ताकि यदि वे चाहे तो इन्हें बदल दें। कई बार बॉस तो कुछ करना चाहता है लेकिन स्थान व धन का अभाव आड़े आ जाता है। जैसे मेरे सेक्रेटरी को 3-4 फुट चौड़ी जगह में काम करना पड़ता था और कई बार उसे यह जगह मेरे ड्राइवर के साथ बांटनी भी पड़ती है। मेरे ड्राइवर को सुबह 5 बजे आकर गाड़ी में ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि घर में उसके आराम के लिए कोई जगह नहीं है। हमने उसे कई बार समझाया कि वह 15 मिनट पहले ना आया करें, जबकि वे दोनों अपना अपना काम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्थान बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह 50 वर्ष पुराना है। किसी भी हालत में अपनी मर्जी से कोई भी रवैया अपना सकते हैं। यदि हम चाहें तो किसी भी हालत में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। सफल होने के लिए हमें अपने विश्वास और योग्यता के प्रति पूरा भरोसा होना चाहिए। यह भी याद रखें कि हमारे उद्देश्य या काम से जुड़ा हर व्यक्ति व वस्तु हमारे लिए मायने रखते हैं। आपको इस प्रक्रिया व परिणाम को पूरी तरह निभाने का वचन पूरा करना है। हर कोई सफल तो होना चाहता है, लेकिन इसके लिए उत्सुक होकर मेहनत नहीं करना चाहता। सफलता केवल सपने देखने से नहीं, मेहनत करने से हाथ आती है। अपने मूल्यों, विश्वासों व नीतियों के साथ समझौता न करें। सही काम करने के लिए सही उसूलों का होना जरूरी है। आपको अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपने मूल्य बनाने चाहिए। इससे आपकी छिपी प्रतिभा में भी निखार आता है। पहले से तय की गई मान्यताओं पर न चलें, यह आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती है। आपके काम और प्रदर्शन से ही आपके मूल्यों, विश्वास व स्तर की झलक मिलती है। आप वही तो दे सकते हैं जो आपके पास है। सफल व्यक्ति किसी भी काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का विचार करते रहते हैं। दरअसल
वे अपने काम के प्रति वचनबद्ध होते हैं। उनकी आंखों के सामने अपनी उपलब्धियों का पूरा खाका होता है और वे जानते हैं कि ऊंचाई तक जाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। वे हमेशा सधे कदमों से आगे बढ़ते हैं और नकारात्मक पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। मुझे सन 2003 में इंदौर के एक समाचार पत्र ने उपराष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मैंने योजना बनाई कि मैं सुबह दिल्ली से उड़ान भरूंगा और शाम तक लौट आऊँगा। शाम को लौटते समय होटल के कुली ने गाड़ी में मेरा सामान रखा, लेकिन वह मेरा लैपटॉप कंप्यूटर रखना भूल गया। मुझे एयरपोर्ट पहुंचकर इस बारे में पता चला। मुझे अपने सामान के बिना यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं अपना लैपटॉप किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था या उसका स्क्रीन तोड़ सकता था, जिससे मेरे लिए गए सारे कामों पर पानी फिर जाता। पछताने के बजाय या गलती निकालने के बजाय मैं उस रात होटल वापस गया और अगली सुबह की उड़ान से दिल्ली पहुंचा। मेरे मेज़बान श्री प्रेस जनरल मिस्टर करमानी मुझे एक दिन अपने साथ और पाकर प्रसन्न हो गए। यदि मैं दिल्ली चला जाता तो लगातार यही चिंता सताती रहती कि कहीं कोई कंप्यूटर से छेड़खानी करके उसे तोड़ न दे, उसके मैटर को डिलीट न कर दे आदि, क्योंकि सामान व कंप्यूटर तो अगली उड़ान से ही मेरे पास आते। मेरे लिए संतुलन बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक रात रुककर उस नकारात्मकता से छुटकारा पा लिया। जीवन में हम सभी के पास यह चुनाव होता है, हम स्वयं अपने जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं। तनाव मुक्त होकर अपने काम में लगे रहिए, बस आपकी आधी मंजिल तो यहीं तय हो गई। जब आप कोई नौकरी या व्यवसाय करते हैं या किसी निजी परियोजनाओं पर काम करते हैं तो उसे ही प्रभावी जीवन कहा जा सकता है। तब आपके पास काम के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त समय होता है। मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना काम कब कर लेता हूँ। रिटायरमेंट के बाद 7 वर्षों में मैंने 19 पुस्तकों का लेखन किया है। मैं उन्हें कहता हूँ कि इसमें कोई राज नहीं है, बस राज है तो यही कि मैं अपने जीवन के हर मिनट को सोच समझकर बिताता हूँ। मुझे लगातार गप्पे मारना पसंद नहीं है। कई मित्र घंटों बैठकर अतीत की यादें दोहराते हैं और हंसी खुशी के पल, विचार व दुख बांटते रहते हैं। उस समय आपको देखना है कि आपका समय कहाँ बीत रहा है, बस यही राज की बात है। यदि मुझे कोई स्पष्टीकरण या सहायता चाहिए तो मैं उसे लेने में कोई संकोच नहीं करता, जिससे काम करने में आसानी हो जाती है। मैं हर काम को नए सिरे से प्रयोग करके देखना पसंद नहीं करता। मुझे एहसास है कि मैं हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप से संपूर्णता की अपेक्षा नहीं रखता। मिसाल के तौर पर टाइपिंग का काम मेरा सेक्रेटरी देखता है, क्योंकि वह इस काम में निपुण है। इस तरह मेरा समय भी बचता है और मैं ज़्यादा खास मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि काम को तेज़ी से और बेहतर तरीके से किया जाए। काम की उत्पादकता व योग्यता बढ़ाने के लिए मैं दूसरों की मदद भी लेता हूँ, ताकि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकूँ। आपको तय कर लेना चाहिए कि कार्य की समाप्ति तक आप कौन कौन सा काम स्वयं करना चाहेंगे। मुझे अपने स्तंभ के अलावा अलग अलग समाचार पत्रों में भी लेख देने होते हैं। यदि मैं इच्छित परिणाम चाहता हूँ तो यह काम मुझे ही करना होगा। इसे मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता। प्रिंट आउट लेना, ईमेल देखना, लेख पोस्ट करने जैसे काम मेरे लिए समय की बर्बादी है, इसलिए यहाँ मैं सेक्रेटरी की मदद लेता हूँ। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरा फुल टाइम सेक्रेटरी मेरे बचे हुए काम निपटाता है। हम दोनों घर के अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं ताकि किसी के भी काम में बाधा न आए। अगर मुझे उससे कुछ कहना हो तो मैं इंटरकॉम पर बात कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास बार बार आने जाने से उसका समय नष्ट न हो। इस तरह मेरी उत्पादकता दुगनी हो जाती है। मैं अपना काम ख़त्म करके फ्लॉपी या कंप्यूटर से दे देता हूँ ताकि वह प्रिंट आउट निकाल सके। इस तरह मैंने पावर ज़्यादा होने से काम बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाता है।
जब मुझे अपनी उत्पादकता व कार्य क्षमता बढ़ानी होती है तो मैं सबसे पहले टीवी और फ़ोन बंद कर देता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक समय में टीवी चलाकर काम करता था। मैंने नोट किया कि इस तरह काम पर ध्यान देना मुश्किल था। केंद्रित होकर थोड़े समय तक काम करें, न कि अकेंद्रित होकर ज़्यादा समय तक काम लेकर बैठे रहें। कोई न कोई रुकावट आने से मेरा ध्यान भटक जाता है और मेरा काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सफल होना चाहते हैं तो किए गए काम की दोबारा जांच करें और सारे संदेह मिटा लें। यदि आप स्वयं ही स्पष्ट न हुए तो दूसरों के संदेह कैसे मिटा पाएंगे। किसी से भी स्पष्टीकरण मांगने में हिचक के नहीं। एक भ्रामक धारणा लेखक के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सवाल पूछकर आप आसानी से सारी बात स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न पूछते समय आप माफ़ी न मांगें। कभी भी ऐसी कल्पना न करें कि आपको सामने वाले की सारी बात समझ आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछकर आप समस्या व उससे जुड़े लोगों के निकट जा सकते हैं। हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जरा सी कठिनाई या परेशानी सामने आते ही लोग नकारात्मक रुख अपना लेते हैं। उसकी सकारात्मकता पल भर में नष्ट हो जाती है। सवाल यह उठता है कि हम बुरे से बुरे हालात में भी सकारात्मकता कैसे अपनाएं। आप किसी पुरानी समस्या से के उसी हल को दोबारा अपना सकते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में एक मेडिकल फाइल है जिसमें मैंने अपनी बीमारियां व उसके इलाज की दवाओं के नाम लिख रखे हैं। छोटी मोटी बीमारी के समय मैं इसे पढ़कर डॉक्टर को बता सकता हूँ कि इससे पहले मुझे ऐसी तकलीफ़ कब हुई थी और मुझे क्या दवाई दी गई थी। कई बार तो इन्हें पढ़कर मैं छोटे मोटे रोग की दवा भी स्वयं ही ले लेता हूँ। हालांकि कुछ डॉक्टर इसे सही नहीं मानते। आप भी ऐसा ही तरीका अपनाकर अपनी परेशानियाँ हल कर सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक रूप से केंद्रित रखते हुए उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे भी नीचे हैं। चुनौतियों व कठिनाइयों के बीच भी आप इस तकनीक को अपना सकते हैं। इस पूरी दुनिया में केवल आप ही रोगी या दुखी नहीं है। आज 18 अगस्त 2004 के दिन मुझे हल्का बुखार है और इस समय मैं सिर्फ अपने बुखार के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उस माँ तक की याद नहीं आ रही जो यह याद नहीं रख सकती कि उसने खाया है कि नहीं। मुझे और मेरी पत्नी को पहचान तक नहीं सकती। जीवन में कुछ चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है। केवल उन्हीं वस्तुओं पर केंद्रित रहे जो अच्छी व प्रेरणादायक है और सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सदा अपने ही दुखड़े रोता रहता है तो आपके मन में भी निराशा पैदा हो सकती है। सावधान रहें और दूसरों के दुख और पीड़ा को अपनी सोच पर हावी न होने दें। इसकी बजाय किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण अपनाएं जिसे आप अपना रोल मॉडल चुन सकें। यह कोई अतिवृष्टि व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आप जिसके निकट संपर्क में नियमित रूप से आ सकें। अपने भविष्य से जुड़ी परेशानियों के लिए आजमाए गए समाधान तलाशें। मेडिकल फाइल देखने से मुझे पता चला कि मेरे खराब गले के लिए जिथरोकिन सबसे अच्छी दवाई थी जो मैंने नवंबर 2002 में ली थी। यदि मैंने नोट न किया होता तो शायद मैं इस बारे में कभी जान ही नहीं पाता। इस सिस्टम को अपनाएं, यह जीवन के हर पहलू में आपके काम आएगा।